हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फिलहाल मैं जानता हूँ कि आप सभी का फिजिक्स का पेपर बहुत ही करीब आ चुका है और आप सभी फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, मैं जानता हूँ, जिनको थोड़ा सा निराशा होगा या थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, सर क्या होगा मेरा फिजिक्स के पेपर में। तो उस डर को खत्म करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स का एक न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न पत्र को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, 6 मार्च को आपको सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। सबसे पहली बात ना, ये पेपर मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने का मेन मकसद यही है कि आप स्वयं का आकलन कर सके इस पेपर को देखकर। ठीक है, कि क्या हम इस पेपर को कितना हम सॉल्व कर पाते हैं और कितना नंबर यदि हमें इस पेपर को दिया जाए तो आपका आ सकता है। ये आपको इस पेपर पूरी वीडियो को देखना है और जितना आपको सॉल्व करके आप खुद वास्तव में कितना नंबर लाते हैं उसको आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितना नंबर आपको आ सकता है। 70 नंबर का ये पेपर है, तो इसमें कितना नंबर यदि ये पेपर दिया जाए तो आपको आएगा। डन ना, डन, ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे इतना बेसिक बात दिखाई दे रहा है, ये पेपर कोड है। यहाँ पे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान के पेपर है, न्यू पैटर्न पे आधारित है, 70 नंबर के पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है, ये तो बात आपको पता है। निर्देशांक है कुछ, चाहे तो आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं, निर्देशांक कुछ दिया गया है। चलिए जी, यहां से मैं प्रश्न को सॉल्व कराने का कुछ प्रयास करूंगा। फिलहाल आपको खुद आंसर देना है, आप अपने दिमाग में दीजिए। अगर कोई सही हो तो आप नंबर ऐड कर लीजिएगा, एक नंबर का है जी। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन है और अगर गलत हो तो उसको नंबर आप गलत में रखिएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आप अपने ऊपर विश्वास करके इसको सॉल्व करना है। सबसे कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक, क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही है, भौतिक राशि है। वो भौतिक राशि कौन है? विभवांतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत फ्लक्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम, ये दोनों हमने बताया है आपको किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये दोनों किसका जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं V/L। एक ये हम फॉर्मूला जानते हैं विभव प्रवणता से, एक और हम जानते हैं कि E=, ठीक है, E= क्या जानते हैं? E=F/Q, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ये दोनों हमने फॉर्मूला दिया है। यहाँ पे इसका न्यूटन प्रति कूलाम ये इसका हो जाएगा, V/L का ये वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यही तो है जी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का ही मात्रक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरा, अब देख लीजिएगा किसका किसका ये क्वेश्चन सही है। पहला, दूसरा कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधक, ठीक है, प्रत्यवर्ती परिपथ में विभव और धारा में कालांतर होता है। कितना होता है? पाई, मतलब 90 होता है, 90 डिग्री, या 3π/2 होता है, या π/2 होता है, या 0 होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो प्रत्यवर्ती परिपथ में ना विभव और धारा का कालांतर होता है। तो याद रखेंगे कि जो प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा और विभव इन दोनों का जो क्या होता है, दिशा एक ही दिशा में होते हैं। मतलब जो धारा है और विभव है वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए इनका जो कालांतर होता है वो शून्य होता है। कालांतर क्या होता है? शून्य होता है, समांतर होने के कारण। तो ये आपका 0 आंसर सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के पी सिरे, ध्यान से समझेंगे, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तथा यहाँ पे कह रहा है डायोड के एन सिरे को -2.2 वोल्ट के विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा? डायोड में चालन होगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, या चालन नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, या भंजन होगा, या अति क्षीण धारा प्रवाहित होगा। तो ये बताइए कि जब पीएन संधि डायोड में पी भाग को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, एन भाग को हमने इतने वोल्ट की विभव से जोड़ दिया है, तो उसमें धारा प्रवाहित होगी? तो बिल्कुल उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, ये चालन हो जाएगा, चालन के भांति व्यवहार करेगा जी।
क्यों धारा प्रवाहित होगी? क्योंकि हमने जब पीएन सन्धि डायोड का अग्र अभिनति उत्क्रम अभिनति पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये मान लेते हैं पीएन सन्धि डायोड है, इसमें क्या होते हैं, ये पी भाग है और ये एन भाग है। इसमें पी भाग में कोटर होते हैं, एन भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको याद होगा। तो हमने बताया था कि जब पी भाग को हमने क्या बताया था कि जब पी भाग को सेल के धन टर्मिनल और एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो ये जो हमारा पीएन सन्धि डायोड है ये अग्र अभिनति की स्थिति में होता है। अग्र अभिनति की स्थिति में हो जाएगा तो इसका मतलब जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा अग्र अभिनति की स्थिति में विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब चालन के भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि सर P को कहाँ हमने धन से जोड़ा है या N को कहाँ से ऋण से जोड़ा है। तो अगर P को तो सबसे पहली बात पृथ्वी से जोड़ दिया तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि P को हमने पृथ्वी से जोड़ा था वो धन है कि माइनस है, मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आया। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो N सिरे को यहाँ पे कह रहा है -2.2 वोल्ट के, मतलब ऋणात्मक से जोड़ा गया है ना, 2 वोल्ट के विभव मतलब माइनस से जोड़ा गया है। तो देखिए N भाग को हमने माइनस से जोड़ा है कि नहीं, तो माइनस से जब N भाग जुड़ गया तो इससे कंफर्म हो गया कि वो अग्र अभिनति की स्थिति में होगा। इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसका मतलब जो क्या होगा, पीएन सन्धि डायोड चालन होगा, पीएन सन्धि डायोड में चालन होगा जी, धारा प्रवाहित होगा। कभी कभी डाउट आता है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ पता नहीं मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत ही डीप वाली बातें हम बता रहे हैं। वो जो व्यक्ति नहीं पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट अगर डीप में नहीं पढ़े हुए हैं, उनको समझने में दिक्कत आएगी दोस्त, दिक्कत जरूर आएगी, मैं जानता हूं इस बात को। तो इस बात को लिए मैं कहूंगा कि फोकस आप पढ़ाई पे जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि M1 व M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन, ठीक है ना, M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होती है तो संदर्भ में सही संदर्भ क्या होगा, संबंध होगा। M1 M2 इक्वल टू M होगा या M1 प्लस M2 यहाँ पे M1 प्लस M2 से भी अधिक होगा M, या M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे M1 प्लस M2 ग्रेटर देन M होगा, मतलब M1 M2 का जो योग होगा ना वो M से भी अधिक होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे कह रहा है कि फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होगा। तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा जी? हम फोटोन के गतिज द्रव्यमान का इससे पहले वाली सुबह में जो सेट कराया था तो उसमें हमने बताया था कि गतिज द्रव्यमान, अगर आपको याद होगा तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र हमने बताया था h/c², यही ने बताया था जी, h/c² बताया था, आशा है आपको याद होगा। तो ये हमने बताया था। अब यहाँ पे इतना हमने बता दिया जी, और यहाँ पे तो फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र पूछा जा रहा है। h/c आपको दिखाई दे रहा है, तो h ये भी नहीं है, म्यू है, ठीक है ना, ये भी नहीं म्यू है, तो h/c² होना चाहिए, बट यहाँ पे c है ओनली, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ इसमें गलत, मतलब कुछ इसको अलग किया गया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें एक बात पता है कि जो C है ना, C का एक फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू क्या होता है, μ/h होता है, ठीक है ना, μ/λ होता है जी, C इक्वल टू μ/λ होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस C के जगह पर μ/λ रखें तो क्या निकल जाएगा जी, h μ, और C के जगह पर μ और लेमडा रख देते हैं, म्यू और लेमडा यहाँ पे रख देते हैं, म्यू और लेमडा। इसका देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर इसका सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, h म्यू हो जाएगा, और ये नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे तो एक म्यू से यहाँ पे 2 म्यू है तो एक म्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा क्या, ऊपर ओनली h बचा और नीचे क्या बचा, नीचे म्यू बचा, और यहाँ पे 2 लेमडा है, तो 2 लेमडा है तो एक लेमडा को हमने ऐसे लिख दिया और एक लेमडा और यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे म्यू लेमडा किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो इस म्यू लेमडा के जगह पर C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h लिख दिए, इसकी जगह पर C, एक लेमडा है तो लेमडा लिख दिए। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
H/c लैम्डा, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सूत्र। तो ये तोड़ा गया है दोस्त, तोड़ा गया है, पूरा डीप में आपको समझना पड़ेगा तब आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ना हो तो कम से कम ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना ही मैं कहूंगा। कह रहा है कि खगोलीय धात्विक गोले को, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खगोलीय धात्विक गोला है, एक खगोलीय है जो मतलब खोखला है और धात्विक गोला है, उसमें 10 कूलाम आवेश है। अब इस पर क्या है, 10 कूलाम का आवेश है, 10 कूलाम का क्या है, आवेश है, ठीक है ना। तो गोले की त्रिज्या जो है ना वो 5 सेमी है, 5 सेमी है। तो धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है, शून्य होगा या गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा या 5 वोल्ट प्रति मीटर होगा या 12.4 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र, तो याद रखेंगे वहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा ना वो शून्य होगा, ठीक है ना, वो शून्य होगा। अब क्यों होगा शून्य, समझिएगा। देखिए ये जो कोई आवेशित पिंड है, ठीक है ना, इस पर 10 कूलाम आवेश है, तो जाहिर सी बात है 10 कूलाम आवेश है, तो हमारा 10 कूलाम आवेश है और ये खोखला पृष्ठ है, तो इसकी सतह पर ही विभव उत्पन्न होगा, इसके सतह पर ही सॉरी आवेश उत्पन्न होगा, सतह पे उत्पन्न होगा। और ये खोखला पृष्ठ है तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र हमें पता करना है, तो गोले के ऊपर ही पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न होगा, तो ऊपरी पृष्ठ पर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, गोले के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर खोखला पृष्ठ नहीं होता, एक गोलीय पृष्ठ होता, ठीक है, जो अंदर भी भरा होता, तब जाकर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता, परंतु ये क्या है, खोखला कह दिया, खोखला धातु, इसलिए विद्युत क्षेत्र के मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप कि कितना आपने इसको कर पाया, आपने इसको कर पाया। 6 नंबर का देख लिए ना, अब देखिए फिर से 6 नंबर का हमारा आ गया है यहाँ पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं कितना आप कर पाते हैं। कह रहे हैं कि वाहनों में पश्यदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाले दर्पण का नाम लिखिए। देखिए वाहनों को पश्यदर्शी, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे किसका, उत्तल दर्पण, किसका प्रयोग करते हैं जी, उत्तल दर्पण का ही तो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है सबसे पहले कि उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है किसी प्रकाश संवेदी सतह का कार्यफलन का अर्थ है, मतलब सिंपल सा कहे ना, तो यहाँ पे कार्यफलन का हमसे परिभाषा पूछा जा रहा है। तो कार्यफलन हमने क्या बताया था कि जब किसी, ये धातु का एक पृष्ठ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यही ना बताया था कि जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को, सॉरी निम्न मतलब न्यूनतम ऊर्जा, मतलब हमने ये बताया था कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन को हम W मतलब इस तरीके से W से दर्शाते हैं, कार्यफलन इक्वल टू क्या होता है, H म्यू नॉट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, कार्यफलन इक्वल टू H म्यू नॉट होता है, जहां H क्या है, प्लांक नियतांक है, म्यू क्या है, देहली आवृत्ति है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब हमने कराया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे परिभाषा लिखने का जगह नहीं है दोस्त, नहीं तो मैं लिखवा देता, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहाँ पे याद रखेंगे नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध हमसे पूछा जा रहा है। नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध क्या होता है, R इक्वल टू R0 A/1/3, यही ना होता है जी। नाभिक के आकार और नाभिक के मतलब जो द्रव्यमान संख्या है इनके बीच ये संबंध होता है, तो ये आप लिख देंगे। जहां पे ये ए क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला कह रहे हैं किलोवाट घंटा किस राशि, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं कि किलोवाट जो घंटा है किस राशि का मात्रक है, मतलब ये मात्रक है तो ये किसका मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना जूल होता है, ये हमसे पूछ लिया गया। तो समझिएगा सबसे पहले पे 1 किलोवाट जो है ना, 1 किलोवाट
ये आप याद रखेंगे। 1 किलोवाट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है जी? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है 1 किलोवाट। इतना समझ के 1 किलोवाट याद रखेंगे। 1 किलोवाट, यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा यहाँ पे कह रहा है ना। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 kWh। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ठीक है, याद रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट का। तो इसको आप लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे किलोवाट घंटा मतलब विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है और 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इतना आप लिख लेंगे, काम कंप्लीट। कह रहा है कि किसी आवेशित छड़ के निकट अनावेशित छड़ को, अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, फिर से यहाँ पे अगला हमारा कह रहा है कि कोई आवेशित छड़ के पास में हम एक अनावेशित छड़ को रखते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं, उसको रखा जाता है। तो आवेशित छड़ के विभव पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब कोई आवेशित छड़ है जिस पर आवेश है उसको एक अनावेशित छड़ के पास हम रखते हैं ना, तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके जो विभव है ना, विभव का जो मान होगा, विभव का मान क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो क्या हो जाता है जी? कम हो जाता है। विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। कहते हैं ना संगत का प्रभाव पड़ता है। जब इसके पास आवेशित छड़ है तो विभव है, अब ये चला गया अनावेशित छड़ के पास जिसके पास विभव नहीं है, तो इसका भी विभव क्या होगा? घटने लगेगा, कम होने लगेगा। बुरे के पास जाएंगे ना, बुरे लोगों के पास, तो अब भी बुरे की तरह ही होने लगेंगे। आप अच्छे लोगों के साथ रहने लगेंगे तो आप में भी थोड़ी सी अच्छाई गुण आने लगेगी। तो ये बातें होती हैं दोस्त। ठीक है ना। अगला यहाँ पे फिर से कह रहा है, चलिए 4 नंबर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। एक सीधा, यहाँ पे केवल आपको क्या करना है? रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देना है। तो एक सरल रेखीय चालक तार है, ठीक है ना, एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारावाही मतलब इसमें धारा प्रवाहित किए गए हैं, तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। तो जब कोई भी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इसी प्रकार तो उत्पन्न होता है। ये आप फिगर बना लेंगे जी, यही इसी प्रकार बनाएंगे। और इसमें जो धारा की बहने की दिशा इस प्रकार आप दिखा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र बहती है। ठीक है ना, जिस तरीके से अंगुलियों की मुड़ने की दिशा है, ठीक है ना, वही अंगुलियों को मुड़ने की दिशा ही क्या होता है? धारा की दिशा हो जाएगी। तो ये फिगर आप बना देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से अब इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए, सबसे पहली बात आपको कितना आया दिल से बताइएगा। ठीक है, कितने आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या कितना क्वेश्चन आपको आया? ये टोटल जब प्रश्न सॉल्व होगा ना, उसके बाद आपको बताना है कि ये सब अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको समझाना उतना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सभी को देखिए और कितना आप कर पाते हैं, कितना आपको याद है, ये आप हमें पूरा तरीके से नंबर ऐड करके बताइएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अब ये हमारे 2 नंबर वाले ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि धारा मापी, कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि धारा मापी में धारा की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए तथा हम इसमें वृद्धि को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात, धारा मापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं जी? तो जब किसी धारा मापी में, धारा मापी की धारा की सुग्राह्यता कह रहे हैं, तो जब किसी धारा मापी में थोड़ी सी हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी में विक्षेप होता है ना, तो उसे हम धारा मापी की सुग्राही कहते हैं। सुग्राहिता नहीं, धारा मापी की सुग्राही कहते हैं। ठीक है। और जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी की विक्षेप को ही हम धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये बात है ना कि दोस्त, अब यहाँ पे लिखने का समय नहीं है कि मैं आपको लिख कर समझाऊं और डिटेल में समझाऊं। अब ये मोस्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन रहे हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर से कह रहे हैं प्रत्यवर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को आपको बताना है।
शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा ये तैयार कर लीजिएगा। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा सर्च करके पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगों विद्युत क्षेत्र के, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हमें कह रहा है कि शिखर मान हमसे पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए हमने लगभग अभी आपको न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है। शाम को आपको देख ही रहे हैं, तो आपको 6:30 बजे एक न्यूमेरिकल का वीडियो मिला है, जाइए उसको पढ़िए, सब न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है। अब क्या आप इसको कर पाते हैं, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप ये जो न्यूमेरिकल है इसको कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, कोई हार्ड नहीं है दोस्त। अगर आप करना चाहें तो ये मतलब लगभग ना मोस्टली 1 मिनट लगेगा, हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों को समझाना है, ये हमने कराया हुआ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप सभी को ये तैयार है या नहीं। फिर से अब यहाँ से चौथा नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है ये 3 नंबर का है। देख लिए विस्थापन धारा कह रहा है कि आवश्यक पर मतलब विस्थापन धारा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिख देना है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको करना है, ट्राई कीजिएगा, देख लीजिएगा, यदि आ रहा है आपको तो नंबर ऐड कर लीजिएगा 3 नंबर, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से रखिएगा। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक में अंतर बताना है, तो समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक यदि आपको याद है, जो कि हमने कराया हुआ है, यदि याद है तो 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए ग नंबर हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर वाला, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाइए। यदि ये इतना समझ गए हैं तो आप सबसे पहले इतने के लिए आप हमें 2 नंबर या 1 नंबर इसके लिए ढा लीजिएगा, मतलब 3 नंबर का टोटल है, इसमें 1 नंबर का आपको न्यूमेरिकल भी है, ठीक है ना। तो यदि ये न्यूमेरिकल आप कर पाते हैं तो 3 नंबर ऐड कर लीजिए इसके लिए, ठीक है ना। और यदि आपको पढ़ना है तो लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ब्रदर सर सर्च कर लीजिएगा। इस प्रकार कोई भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे मतलब चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारी मिलेगी, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सब इस तरीके से सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं, सब हमने कराया हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए जी, ठीक है। अब यहाँ पे घड़ी का क्वेश्चन आता है कि सेलों के विद्युत वाहक बल और यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर का अर्थ समझाइए। सेलों का विद्युत वाहक बल, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, टर्मिनल विभवांतर, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा। यदि ये आता है आपको तो इसके लिए आप 2 नंबर, यदि यही दोनों केवल परिभाषा आ रहा है तो 2 नंबर ऐड कीजिएगा। और इसके साथ साथ यदि ये न्यूमेरिकल कब कर पाते हैं तो इसके लिए 1 ऐड कर लीजिएगा, मतलब 3 नंबर टोटल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक, ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यदि आ रहा होगा तो 3 नंबर इसके लिए ऐड कर लीजिएगा, जो कि हमने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पढ़ना है तो लिखिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए ये भी हमारे सभी 3 नंबर के ही हैं। अगला कह रहे हैं तरंगों के बीच व्यतिकरण से प्राप्त होने वाले, यहाँ पे देखिए प्राप्त करने वाले के लिए दर्शाई लिखिए कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्यतिकरण से पूछा जा रहा है, कला संबंध स्रोत, व्यतिकरण प्राप्त है वो लिख दीजिएगा। कला संबंध स्रोत यदि पता है तो 3 नंबर, ये दोनों व्यतिकरण और कला संबंध पता है तो 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अगला कह रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। यदि चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का पूरे तरीके से सूत्र के आप स्थापना कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप एक डेरिवेशन इसको कर पाते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो आप 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा। नहीं कर पाते हैं तो आप हटा लीजिएगा, ठीक है ना, सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सबको बताना है आपको। प्रकाश के ध्रुवण क्या है, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। अध्रुवीय एवं समतल ध्रुवीय प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की प्रकृति की पुष्टि कीजिए। प्रकाश का ध्रुवण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा, लिखिएगा प्रकाश का ध्रुवण, ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। यदि ये टोटल आ रहा है तो 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अगला कह रहा है देखिए ठोसों की ऊर्जा बैंड के आधार पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और कुचालक में अंतर। ये हमने पढ़ा है ना कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, ये हमने कराया हुआ है। 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा यदि आपको याद है तो। बोर का परमाणु मॉडल हमने कराया ही है,
याद है तो 3 नंबर इसकी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, अब यहाँ से छठा जो नंबर आ रहा है ये हमारे 5-5 नंबर के आ रहे हैं, अथवा में क्वेश्चन है और इसमें आपको दोनों पता करना है कि दोनों आपको तैयार है कि नहीं। यदि एक आपको तैयार है तब आपको आधा नंबर, इसमें 5 नंबर का है ना तो 3 नंबर आप जोड़िएगा, और दोनों याद हो तभी जाकर 5 नंबर जोड़ना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ कह रहा है कि क्या होता है, और किसी माध्यम में विद्युत धारिता, ठीक है, तथा सापेक्ष विद्युतशीलता की परिभाषा कीजिए तथा दोनों के बीच अंतर। यदि पता है ये, और उसके बाद ये भी कि किसी चालक का अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध, ठीक है, उसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल यदि आप कर पाते हैं तब जाकर 5 नंबर, नहीं तो 3 नंबर, एक कोई आता है तो कीजिएगा। हाँ, एक और बात है, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध। अगर ना आए तो आप इतना ही सर्च कर लीजिएगा कि अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध और ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिलेगा, इसको पढ़ लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सर्च करके पढ़ाई कीजिएगा। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसकी अभिलक्षण लिखिए। 5 नंबर का है, बट इसके साथ साथ यदि ये आपको पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को समझाइए, ये अगर आपको पता है, उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल दिया है, ये पता है, ये दोनों, तब जाकर 5 नंबर ऐड कीजिएगा। अगर कोई एक आ रहा है तो 3 ही नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। भले ही आपको एग्जाम में एक लिखना है, बट यहाँ पे आपको दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे आता है, देख लीजिए 8वां जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संधारित्र क्या होता है, ये तो पता ही होनी चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए। धारिता के प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत पदार्थ की प्रविष्ट करने पर धारिता, उसकी धारिता कैसे प्रभावित की जा सकती है। मोस्टली ये हमने आपको कराया हुआ है, ये हमें याद है। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता अभी हमने एक वीडियो डेरिवेशन पे लाया था, तो उसमें हमने कराया है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता, ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, उसको पढ़ लेंगे। आपको ये यही ना फॉर्मूला बताया था, C=A∈0 D, यही ना बताया था जी। और यहाँ पे कह रहे हैं यदि परावैद्युत पदार्थ है तो ओनली हम यहाँ पे कहते हैं कि आपको K से गुणा करा देना है, परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा। तो ये सब हमने बताया हुआ है, ठीक है ना। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता अगर आपको आ जाता है 5 नंबर ऐड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये अगर अथवा में ये भी आपको पता होनी चाहिए कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन, ये आपको तैयार है तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा। दोनों ऐड है तो 5 नंबर, दोनों याद ना हो तो अगर 3 एक याद हो तो 3 नंबर ऐड करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला हमारा 9th नंबर क्वेश्चन आता है, देख लीजिए क्या है जी। डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है और इन कणों का संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अधिकतम होगी और वो क्यों होगी ये। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में जितना हमने बताया उतना लिख देते हैं, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ देख लीजिए यहाँ पे पीएन संधि डायोड के अवक्षेप परत विभव प्रवाची की अग्र और पश्च अभिनति देख लीजिए। सबसे पहली बात ना, पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और पश्च अभिनति पूछ लिया, तो अग्र अभिनति और यहाँ पे पश्च अभिनति कह दिया है, या इसी को अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत भी कह सकता है। तो यदि अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत पता है तो ये आप पहली बात तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ साथ देखिए फिर से यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है कि यहाँ पे कह रहा है संधि डायोड में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड किया है, एक अर्ध एक पश्च अभिनत, अग्र अभिनत पश्च अभिनत, उसके साथ साथ पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो ये सब कुछ अगर आपको पता है दोनों तब 5 नंबर, नहीं तो 3 नंबर ऐड करना है। अब तुरंत आपको हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपको जल्द से जल्द हमें बताना है कि आपका 70 में से कितना नंबर आप ला पाए हैं, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, इसका मॉडल पेपर का आपको जो PDF है वो मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए सब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, मुझे लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पॉसिबल होगा तो डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम पे मोस्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करूँगा कि मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं,
व्हाट्सएप पे वो ज्वाइन हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यही कहूँगा, यदि आपके लिए कुछ लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है तो चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे और भी हम प्रैक्टिस सेट आपको लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।